अमित जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला, हम सब आपके लिए उसके लिए आभारी हैं। सेशन का जो नाम है आर्किटेक्ट ऑफ 2024, द मैन विद द ब्लूप्रिंट। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आप कोई ब्लूप्रिंट लेकर आएंगे। ब्लूप्रिंट तो होता ही है, मगर इंटरव्यू में कोई, मैं नहीं मानता कोई भी राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति या नेता अपना ब्लूप्रिंट इतने सार्वजनिक रूप से सबके सामने रखेगा। आप निकलवाने का जरा प्रयास करिए। मैं कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई। तो जैसा कि हमने सेशन का नाम रखा था और दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि 2014 से और अब हम 2023 में आ गए, एक नई व्यवस्था आप लेकर आए। जब आप सत्ता में आए, आपकी विचारधारा अलग थी। आपका विजन ऑफ इंडिया वो बाकी लोगों से कैसे अलग है, और ये जो समय अभी आपको 9 साल का मिला है, इसमें आप कितना बदलाव ला पाए? देखिए, आप थोड़े बैकग्राउंड में जाएंगे तो मेरी पार्टी का विजन बहुत स्पष्ट है। मेरी पार्टी जब से बनी तब से, और ये 10 साल की, अगर 9 साल की आप बात कर रहे हैं तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से मेरी पार्टी की विचारधारा के आधार पर और हमारे नेता मोदी जी के तय किए हुए लक्ष्यों के आधार पर चल रही है। जहाँ तक विजन का सवाल है, हम शुरू से राजनीति में मानते आए हैं कि ये देश एक अलग प्रकार का देश है। ये देश बहुत पुराना देश है, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, और इस देश की नीतियाँ इस देश की स्थानीय परिस्थिति के आधार पर बननी चाहिए, न कि 2-3 करोड़ की आबादी वाले देशों से एडॉप्ट की हुई नीतियाँ हो सकती हैं। और दूसरा, हम मानते हैं कि जिस प्रकार का भारत के अंदर पोटेंशियल पड़ा हुआ है, हमारे देश के भूभाग में, हमारे देश की जनता में, और विशेषकर देश के युवाओं में, हम सब ने लक्ष्य रखना चाहिए कि जब आज़ादी की शताब्दी हो तब हर क्षेत्र के अंदर भारत दुनिया में सर्वप्रथम हो। यही नीति लेकर हम चल रहे हैं और इसी के लिए हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अमित जी, आर्किटेक्ट ऑफ 2024, सबसे बड़ा सवाल आज सबके मन में जो है वो ये कि अगले साल जो चुनाव होगा लोकसभा का, अब उसमें क्या होने वाला है? अगले साल से इस देश को कौन चलाएगा? आप ही चलाते रहेंगे या कोई बदलाव आएगा? और आप भी चलाएंगे तो क्या इसी स्वरूप में या किसी और फॉर्मूले के तहत? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है 2024 का, इतने बड़े देश में देश की जनता जब तय करती है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, किस पार्टी की सरकार होगी, तब उसका आकलन जनता ही कर सकती है। परंतु मैं देश के हर हिस्से में जाता हूं और मैं मानता भी हूं और प्रयास भी करता हूं कि मेरा घनिष्ठ संपर्क जनता के साथ रहना चाहिए। मैं जनता की नब्ज को टटोल कर आपको एक बात आपकी चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और मोदी जी तीसरी टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और आजादी के बाद का जो शुरुआती समय था, उसके बाद पहली बार एक महीने में 70 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री 3 बार पूर्ण टर्म के लिए चुनकर आएगा और पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आएगा। जैसा आपने कहा, अगर जो आप कह रहे हैं सही हो जाता है तो ये प्रधानमंत्री मोदी आप का सही मानकर चलिए, आगे का सवाल पूछो। 3 टर्म लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी को मिलेंगे, आपको मिलेंगे। इससे पहले जब हम देश के राजनीतिक इतिहास पर नज़र डालते हैं तो नेहरू एरा और इंदिरा गांधी का एरा, इन दो को हम एक बेंचमार्किंग हमारे देश में हो गई है कि नेहरू के समय में ये होता था और इंदिरा गांधी के समय में ये होता था।
क्या आपको लगता है कि मोदी एरा अब नेहरू और इंदिरा एरा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, बेंचमार्किंग में पहले नंबर पर है, और क्या आप उनको अब हमारे देश के महानतम प्रधानमंत्री के तौर पर मानेंगे? देखिए, सभी ने अपने अपने समय में अच्छा काम करने का प्रयास किया है, अपनी अपनी समझ के हिसाब से, अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से और अपने अपने समय के हिसाब से, क्योंकि हर समय में अलग अलग चुनौतियां होती है, हर व्यक्ति की अलग प्रकार की क्षमताएं होती है, हर व्यक्ति का अलग प्रकार का विजन होता है, मगर सब ने अच्छा प्रयास किया है, ऐसा मैं तो कम से कम मानता हूँ। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने भारत के लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा को जीवित करने का काम किया है। देश के 60 करोड़ लोग जो कभी स्वप्न नहीं देख पाते थे, वो गरीब लोगों के मन में स्वप्न देखने की आशा का संचार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने हर भारतीय के मन में आज ये सपना निश्चित रूप से खड़ा किया है कि जब आज़ादी की शताब्दी मनाई जाएगी, समग्र विश्व के अंदर भारत सर्वप्रथम होगा और भारत दुनिया में हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा होगा। 2014 में जब आए तब बदलाव की लहर थी। 2019 में जब आए तो आपने सबका साथ सबका विकास की बात की, गवर्नेंस पर आप आए। 2024 में आपका यूएसपी क्या होगा? देखिए, यूएसपी वगैरह शब्द आप करते हैं, हमारा एक सालों पुराना एजेंडा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से एक ही नीति पर चलते हैं कि देश के हर भारतीय का भारत के संसाधन पर अधिकार है, और दूसरी बात, हर एक के जीवन स्तर को ऊपर लाने का प्रयास कर। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो ऑडियंस है उसमें से काफ़ी लोगों को मालूम होगा, मगर काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं होगा कि इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। उनका भारत के अर्थतंत्र के साथ कोई जुड़ाव ही नहीं था। इस देश में 10 करोड़ घर ऐसे थे जहाँ शौचालय नहीं था, टॉयलेट नहीं था। इस घर में देश में 3 करोड़ घर ऐसे थे कि जहां बिजली ही नहीं थी। इस देश में देश के 60 करोड़ गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करने की किसी ने सूद नहीं ली थी। इस देश में 60 करोड़ गरीबों की भूख की किसी ने सूद नहीं ली थी। आज 9 साल के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, हर घर में बैंक अकाउंट है, हर घर में बिजली है, हर घर में शौचालय है, हर एक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा मिला हुआ है, और हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर भी है। मैं नहीं मानता किसी भी 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर आया होगा। और ये 60 करोड़ लोगों के जीवन में पहली बार अनुभव आया है कि देश की आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र आया है वो मेरे लिए है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक दृष्टि से देखें तो आज विश्व में कोई भी समस्या हो, विश्व में कोई भी समस्या आज हो, पूरे विश्व के नेता राह देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस समस्या के बारे में क्या बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। 2014 से 2023 तक में परिवर्तन आया है। विश्व की हर समस्या के समाधान के लिए भारत के दृष्टिकोण को, भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये पिछले 9 साल में, ठीक है, आपने विकास किया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया होगा, आर्थिक रूप से भी विकास किया होगा, लेकिन लोगों की जो एक सोच होती है अपने देश के प्रति, अपने एक राष्ट्र के प्रति, अपनी सरकार के प्रति, उस सोच में भी आपको कोई बदलाव दिखाई देता है? बहुत बड़ा बदलाव है भाई। भारत गौरव का अनुभव हर व्यक्ति कर रहा है। आज़ादी के 75 साल जब होने जा रहे थे, मोदी जी ने हर घर तिरंगा का कार्यक्रम दिया। तिरंगा किसी को खरीदने से मिल नहीं रहा था, और कोई घर भारत में ऐसा नहीं होगा, कोई बिल्डिंग ऐसा नहीं होगा जहां पर आपको तिरंगा नहीं दिखाई पड़ा होगा। ये बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। मैं आपको कोरोना की बात कर रहा हूं। जब कोरोना की शुरुआती सुगबुगाहट सुनाई दी गई, देश भर के पंडित
ये कह रहे थे, और फिर दुनिया भर के पंडित ये कह रहे थे कि भारत का बहुत बुरा हाल होगा, हमारे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का दुनिया में नंबर देने जाए तो बहुत नीचे तक है, सब मानते थे। मगर जब कोरोना समाप्त हुआ तब पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि कोरोना का सामना भारत ने सबसे अच्छे तरीके से किया है। न केवल हमारे वैज्ञानिकों ने इसका R&D कर हमारे वैज्ञानिकों ने इसका एंटीडोट बनाए, ये तो ठीक है, परंतु इसको 130 करोड़ लोगों तक टीकाकरण करना, ये टीकों को पहुंचाना, 17,000 फुट ऊंचाई से लेकर सागर के मध्य में बने हुए छोटे हुए गांव के और लक्षद्वीप के एक अंतिम परिवार तक, और पहुंचाना, टीका देना, और 5 ही सेकंड में इसको मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ टीका की रिसीट भेज देना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मेरा अनुभव बताता हूं। मैं अमेरिका से आए हुए एक मेरे निजी स्वजन को मिला हूं, जिनको बहुत तकलीफ थी यहां आने में। उस वक्त मैंने बोला क्या प्रॉब्लम हो गया भाई, इतने चिंतित क्यों हो आप लोग? तो उसने कहा हमारा वैक्सीनेशन तो हो गया है मगर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। मैंने बोला हमारे यहाँ लगवा देते पहले आकर, तो मोबाइल पर आ जाता। आज पूरे देश में बिहार का एक व्यक्ति अगर गुजरात के अंदर श्रमिक है और किसी कारखाने के अंदर वो श्रमिक का काम कर रहा है, उसको अपने हिस्से का 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं गुजरात में चाहिए तो अपने कार्ड से ले लेता है और उसके बाकी के परिवार का बिहार में मिल जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर जनता तक मोदी जी ने शासन की सुविधाओं को पहुंचाया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और एक बात आप मान कर चलिएगा, चाहे स्टार्टअप की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, चाहे पॉलिसी बनाने की बात कर लीजिए, हर क्षेत्र का मिला जुला आज असर ऐसा है कि इतनी दुनिया भर में स्लो डाउन की चर्चा हो रही है, भारत वो स्लो डाउन से आगे निकल चुका है कोरोना के बाद। ये मोदी जी ने बनाई हुई नीतियों का परिणाम है। आर्थिक नीतियों पर हम चर्चा करेंगे। अब आपके बारे में बात करते हैं। मोदी जी ने जब भी आपको कोई जिम्मेदारी दी, आपने बहुत अच्छे से निभाई। 2014 के चुनाव में आपने बहुत कमाल का आपका खुद का प्रदर्शन था, जिसकी वजह से आपकी पार्टी को फ़ायदा मिला। आपने यूपी में इतनी सीटें दिलवाई। फिर आप बीजेपी के अध्यक्ष बने, बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर आप ले गए, और फिर आप होम मिनिस्टर बने इस देश के। ये 4 साल जो आपके गृह मंत्री के तौर पर रहे हैं, अगर मैं कहूं कि आप हाउ विल यू रेट योरसेल्फ एज द होम मिनिस्टर? देखिए, रेटिंग तो जनता ही करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा साहस कर लो तो आप लोग करते हो। बाकी अधिकार तो जनता का है, चुनाव में जनता बताती रहती है। परंतु मुझे बहुत संतोष है। मैं जब देश का गृह मंत्री बना, तब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने, तब से लेकर आज तक 9 साल में कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद, ये 3 ऐसे हॉटस्पॉट थे जो नासूर बनकर देश की आंतरिक सुरक्षा को परेशान कर रहे थे लगभग 4 दशक से, जिसका कोई समाधान नहीं दिखता था। और इन 9 साल में मोदी जी की नीतियों के कारण पीछे मुड़ कर देखते हैं तो आज कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एक साल में 1,80,00,000 यात्री कश्मीर को विजिट किए हैं। ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। हर प्रकार की हिंसा के अंदर 70% कमी हुई है। आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट जो लोकल युवाओं से करते थे, वो लगभग बंद हो गई है। पथराव की घटना आज तक जैसा चैनल हमेशा जो बताता रहता था, आज बता नहीं सकता है। जुलूस भी वहां निकलते नहीं है। एक प्रकार से आप ऐसा कश्मीर की जनता फील कर रही है कि कश्मीर के अंदर अब सच अर्थ में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति अच्छी है, आंतरिक सुरक्षा की परिस्थिति अच्छी है। इसी प्रकार से वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि इन 9 साल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप
झारखंड और बिहार पूर्णतया वामपंथी उग्रवाद से आज मुक्त हो गए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी लगभग मुक्त हो गए। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में वामपंथी उग्रवाद बचा है। मुझे भरोसा है कि इसमें भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी सफलता मिलेगी। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में भी लगभग 65% से ज़्यादा हर क्षेत्र में, हर प्रकार के आंकड़ों में कमी आई है। और इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर 8 राज्यों में ढेर सारे युवाओं ने सरेंडर किया है, हथियार डाले हैं, मेन स्ट्रीम में आए हैं। हमने कई सारे समझौते किए हैं। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों के बीच में सीमा के समझौते जब से राज्य बना तब से नहीं होते थे, आज हो रहे हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट पहुँच चुका है, विकास पहुँच चुका है और बाढ़ का नियंत्रण भी हो चुका है, रोड भी बने हैं और नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानी को रेल और हवाई मार्ग से जोड़ने का काम भी 24 के पहले पूरा हो जाएगा। तो एक प्रकार से तीनों हॉटस्पॉट पर आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से मोदी जी के शासन के 9 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ढेर सारी ऐसी चीजें थी, धारा 370, राम जन्मभूमि का मसला, ढेर सारी ऐसी चीज, ट्रिपल तलाक, कोई मानता ही नहीं था कि इसका कोई समाधान संभव है। निजी तौर पर आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि इनमें से क्या करके मिली? मुझे तो हर चीज की संतुष्टि है भाई। ये तीनों क्षेत्र में जो आज एक प्रकार से नॉर्मल प्रकार से लोग जी रहे हैं, इसका मुझे कम से कम बहुत बड़ा संतोष है और देश की जनता को भी बहुत आनंद भी है और संतोष भी। देखिए, आपकी इतनी सारी उपलब्धि हैं, अब ये भी एक उपलब्धि हो गई कि अब आज तक पर भी पॉजिटिव कवरेज चलती, ये भी उपलब्धि है आपकी। भैया ये तो मैं बोल रहा हूं, तो दिखाओगे ना, लाइव है, कैसे रोकोगे? आज तक का कवरेज तो तब हो जब ये तीनों इश्यू पर कोई आप एक स्टोरी 45 मिनट की कर लिए होते मेरे बोलने के पहले। चलो अब कर लेना। आपने जम्मू कश्मीर की बात की और आपने कहा कि इतने वहाँ पर पर्यटक गए। उन पर्यटकों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी थे और हमने उनकी तस्वीरें देखी, वो बर्फ़ में खेल रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। तो लेकिन उन्हें तब भी कश्मीर में कुछ अच्छा नज़र नहीं आया। वो तब भी यही कहते रहे कि कश्मीर में बहुत समस्याएं हैं। तो आपको लगता है उन्हें आपको धन्यवाद देना चाहिए था, या क्योंकि आपकी वजह से वो इतना अच्छा, दे हैड अ गुड टाइम देयर? नहीं, धन्यवाद की मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उसी लाल चौक में मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी राष्ट्रध्वज फहराने के लिए गए थे। सेना से घिर कर जाना पड़ा था और हेलीकॉप्टर से पहुंचाना पड़ा था, क्योंकि वहां संभव ही नहीं था। राहुल गांधी कोई भी सिक्योरिटी के बगैर गए। उन्होंने खुद कहा है कि देखिए मैंने लाल चौक में झंडा फहरा दिया। उनको ये मालूम नहीं है आपके समय में नहीं फहरा सकते थे, आज फहरा सकते हो, ये मोदी जी के कारण हुआ है। अमित जी, अब आज के संदर्भ में बात करते हैं। इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपकी सरकार के पास पूरी मेजॉरिटी है और 2 मुद्दे हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी की माफ़ी होनी चाहिए और विपक्ष कहता है कि अडानी पर जेपीसी होना चाहिए। तो पार्लियामेंट चलेगी या नहीं चलेगी? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट अकेला सत्ता पक्ष या अकेला विपक्ष नहीं चला सकता। दोनों के बीच में संवाद होना चाहिए। मैं इस बार जो विवाद हुआ है इसको बारीकी से देख रहा हूं, पार्लियामेंट में ही पूरा दिन देर रात तक बैठता हूं। हमारे इनिशिएटिव की बात भी उस ओर से कोई चर्चा का प्रस्ताव भी नहीं आता है। बात किसके करें? बात मीडिया में कर रहे हैं। अब स्लोगन लाए कि पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता, मगर पार्लियामेंट में फ्री स्टाइल नहीं बोल सकते। रूल्स के हिसाब से बोलना पड़ता है, रूल्स को पढ़ना पड़ता है, रूल्स को समझना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, बाद में रूल्स के हिसाब से पार्लियामेंट में डिबेट होती है। जैसे रोड पर बोलते हैं ऐसे पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। अब इतने बेसिक कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं तो हम भी क्या कर सकते? पार्लियामेंट चलाने के एक नियम बने और वो हमने नहीं बनाए हैं।
उनकी दादी के पिताजी के समय से चल रहे हैं। वो भी इसी रूल्स के तहत चर्चा करते थे, हम भी इसी रूल्स के तहत चर्चा करते। ना नियम समझना, ना कुछ करना, और फिर कहते हैं कि बोलने नहीं देते। ऐसा नहीं होता है भाई, कभी भी कोई भी खड़ा होकर नहीं बोल सकता। इसके नियम बने हुए, इसकी एक पुस्तिका है जो सालों पुरानी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं मानता हूं पार्लियामेंट चलनी चाहिए, स्पीकर साहब की चैम्बर में उन्होंने जाकर बात करनी चाहिए। हमने स्पीकर साहब को भी कहा है, वो भी आने चाहिए। दोनों ओर से चर्चा कर इसका रास्ता निकाल कर बहस करनी चाहिए। पर वो गए स्पीकर के पास और उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में भाषण देना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं। तो आप चाहते हैं कि वो जवाब दें या ना दें? स्पीकर साहब ने, मेरी जो जानकारी है इसके हिसाब से मैं बताता हूं, बहुत स्पष्ट कहा कि आप कभी भी बोल सकते हो, परंतु आपकी पार्टी पार्लियामेंट चलाने के लिए सहमत है या नहीं है वो पहले तय कर आइए। तो पहले अब उनकी माफी होगी या पहले जेपीसी बैठेगी? अरे ऐसा है सुधीर भाई, इसकी चर्चा स्पीकर की उपस्थिति में करनी चाहिए, दोनों दलों ने मिलकर। चले, मैं तो आज ही कह देता हूं कि स्पीकर साहब के पास जाकर चर्चा करिए, आपके कार्यक्रम के माध्यम से ही कह देता हूं। मुझे यकीन है वो सुन रहे होंगे, अभी आपको पूरा देश ही सुन रहा होगा। लेकिन अमित जी, राहुल गांधी अभी ब्रिटेन गए, वहाँ पर बहुत सारी बातें वो करके आए। उसके बाद आपकी पार्टी ने, सरकार के मंत्रियों ने भी उसको पार्लियामेंट में बहुत ज़ोर शोर से उठाया। क्या आपको लगता है इतनी बड़ी बात थी, एक राष्ट्रीय महत्व की वो इतनी बड़ी बात थी कि पूरी सरकार इस बात को उठाने में लग जाए, और आप इससे राहुल गांधी का ही महत्व और बढ़ा रहे हैं? किसी का महत्व किसी के बढ़ाने से नहीं बढ़ता है, अपने कामों से बढ़ता या कम होता है, तो वो चिंता तो आप मत करिए। जहां तक मेरी पार्टी के रिएक्शन का सवाल है, हमारा रिएक्शन राहुल जी के लिए नहीं है, उनके कंडक्ट के लिए है। मैं दो उदाहरण आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। एक, इंदिरा जी गई थी इमरजेंसी के बाद इंग्लैंड में, और उस वक्त शाह कमीशन बन चुका था। इंदिरा जी को कुछ दिन के लिए जेल में ले जाने का भी प्रयास हुआ था, और उस पर किसी पत्रकार ने इंग्लैंड में पूछ लिया कि आपका देश कैसे चल रहा है। तो उसने कहा, वी हैव सम इश्यू, मगर मैं यहां नहीं बताऊंगी, मेरा देश अच्छा चल रहा है। और विदेश में आकर मेरे देश के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगी, यहां आकर मैं इंडियन हूं। एक दूसरा, अटल जी विपक्ष में थे और कश्मीर पर यूएन में चर्चा होनी थी, सरकार कांग्रेस की थी। पहली बार आज तक के इतिहास में, और अंतिम बार हुआ है कि भारतीय दल का नेतृत्व किसी मंत्री ने नहीं किया था, विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, क्योंकि ये कश्मीर पर चर्चा थी। जी, ये जो भरोसा होता है, कुछ इश्यू ऐसे होते हैं जो राजनीति के ऊपर होते हैं। मैं मानता हूं सबने ये परंपराओं का पालन करना चाहिए, और हम ना उनकी पर टिप्पणी करें, ना उनके उद्गारों पर टिप्पणी करें। भारत की विदेश में जाकर बुराई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसी और देश की संसद में जाकर बुराई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बात पर हमारा टिप्पणी है। और मैं मानता हूं कांग्रेस ने देश को कभी न कभी इसका जवाब देना पड़ेगा। पर आप माफी पर बिल्कुल अड़े नहीं है कि माफी मांगनी ही पड़ेगी? भाई, अड़े है नहीं अड़े है, आप स्पीकर नहीं हो। मैंने कहा कि स्पीकर के सामने बैठकर दोनों पार्टियां चर्चा करें, 2 कदम वो आगे आए, 2 कदम हम आगे आए, संसद चलने लगेगी। मगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और एक्शन में कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं होता है। अभी कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही थी कल की शेर आ गया पार्लियामेंट में, इस तरह की बातें अब हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल कहा जब वो पार्लियामेंट आए कि शेर आया, संसद में शेर आया। तो आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की छवि पर भी बहुत एक काम हो रहा है? पहले उनको तपस्वी कहा गया, फिर अब जब वापस आए तो कहा गया कि अब शेर आ गया है पार्लियामेंट में, अब फिर शेर आने के बाद वो कह रहे हैं कि पूरी मोदी सरकार मुझसे डर गई है। देखिए, जनता बहुत मुहिम तरीके से सारी चीजें देखती है। ये पूरी तपस्या के बाद
नॉर्थ ईस्ट में 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव हार गए, कहीं कुछ नहीं आया। एक भी जगह 5 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए, और तीनों उनके स्टेट थे। ये पूरी तपस्या के बाद हुआ है। अब इस सवाल के दूसरे भाग पर आते हैं, और वो भाग ये है कि लगातार गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार पर हमला हो रहा है और जेपीसी की मांग हो रही है। ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी की बहुत मदद की है। उस पर अभी तक देश ने आपका पक्ष नहीं सुना है, और आज मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये मंच है जहां आप बता सकते हैं लोगों को। नहीं, मैं बड़ी स्पष्ट, हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज का संज्ञान लिया, एक कमेटी बनाई है, 2 रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उसके सामने सभी लोगों के पास जो तथ्य है वो रखने चाहिए, किसी को नहीं बख्शना चाहिए अगर कुछ गलत हुआ है तो, और वो न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। उसके बाद में भी अगर लगे रिपोर्ट ठीक नहीं है तो जरूर उठाना चाहिए। ये प्रक्रिया को आप फॉलो नहीं करोगे और आपको लगता है कि ऐसे मुद्दे को उठाकर देश को गुमराह कर दोगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। जनता भली भांति जानती है, आरोप तब चिपकते हैं कि व्यक्ति का कंडक्ट, पास्ट का जीवन उस आरोप के अनुरूप हो। इस तरह से आरोप नहीं चिपकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के योग्य माना, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसे जांच करवाने के योग्य इस मुद्दे को माना, तो आप भी फिर सरकार भी अपनी ओर से कोई जांच करवा सकती थी, सेबी को कह सकती थी, नहीं, और किसी सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी को कहा है, सेबी ने अपने हलफनामे में कहा है, एक मिनट, सेबी ने अपने हलफनामे में कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जांच एक पैरेलल चलेगी, आप भी जांच कर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। सेबी को कहा ही है, और सेबी ने यह भी कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि ये मुद्दा उठाकर उन्होंने आपकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, ऐसा कॉन्फिडेंस है उनको। देखिए, अब राहुल गांधी के बारे में मैं इतने बड़े मंच पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी करना नहीं चाहता। सबको खुशफहमी में रहने का अधिकार है और रहना चाहिए। अब अमित जी, एक और जो लगातार विपक्ष का आरोप है वो ये कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और लगातार विपक्ष के नेताओं को इस पर निशाना बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब 2017 की मैं बात कर रहा हूं, यूपी का चुनाव था, कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार हमने किया था तो क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है, हम पर सवाल खड़े करे थे। अब हो रही है तो हाय तौबा कर रहे हैं। ये सारी एजेंसियां, कोई एजेंसी कोर्ट के ऊपर नहीं है। जी। किसी भी नोटिस को भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, एक। किसी भी एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, 2। और किसी भी चार्जशीट को भी कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, 3। भाई, कोर्ट में जाने की जगह यहां पर हो हल्ला कर क्या होगा? और मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति ने करप्शन किया है, ऐसा अगर किसी भी जांच में एजेंसी के ध्यान में आता है तो एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और ये सारे लोग जो हाय तौबा कर रहे हैं, इसमें 2 केस छोड़कर सारे केस रजिस्टर उनके टाइम में हुए हैं, हमारे टाइम में नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने शासन में जो 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया, उस वक्त सीबीआई में फिलहाल मामला टालने के लिए केस रजिस्टर कराए थे। फिर इसके अंदर धन शोधन का मामला है तो ईडी कर रही है। पहली एफआईआर उनके समय में हुई है, 2 केस छोड़कर। सारे केस में हमने नहीं किया है भैया। और कोर्ट में जाते हुए उनको कौन रोक रहा है? और बहुत, हमारी पार्टी में तो कम है, उनकी पार्टी में ढेर सारे अच्छे वकील हैं। नहीं, पर अभी उनको बेल भी अगर मिलती है तो वो इसको एक जीत की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई देखिए, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे कविता हो, चाहे शिवसेना के जो नेता हों, सिर्फ कुछ खास लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है, या ममता बनर्जी की पार्टी के जो लोग हों। ठीक है, फिर वो कुछ देर
दिन जेल में रहते हैं, फिर बेल लेके बाहर आ जाते हैं, फिर वैसे ही आपके खिलाफ एक दुष्प्रचार वो करते हैं। तो ये एक नैरेटिव वॉर भी है। देखिए, हर चीज को जनता बारीकी से देख रही है और जनता आपका अपना मैंडेट देगी। मैं मेरी पार्टी और मेरी सरकार की ओर से निश्चित रूप से कह रहा हूँ, एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, इसमें कोई दखल किसी का नहीं है। और मेरा सभी से ये अनुरोध रहेगा कि आप न्याय के रास्ते का रुख अख्तियार करिए, यही सही रास्ता है। एक अमित जी, एक बात होती है टाइमिंग। जब हम टाइमिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग टाइमिंग, किसी भी एक्शन को टाइमिंग से जोड़ते हैं कि ये फेयर था या नहीं फेयर था। जैसे मान लीजिए बीबीसी ने सरकार के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, तो कुछ हफ्तों के बाद उनके ऊपर आईटी की कार्रवाई हो गई। नहीं, मैं तो डॉक्यूमेंट्री के टाइमिंग पर सवाल उठाता हूँ। 2002 की घटना 2023 में चुनाव के अगले साल दिखाने का क्या मतलब है? भाई बताओ, कोई मतलब है? ये पूरी घटना 2002 की है। चुनाव है 2024 में, आप 2023 में देखा, तो आप इसके टाइमिंग की क्यों बात नहीं कर रहे हो भाई? और जहां तक ये इनकम टैक्स के टाइमिंग की बात है, मैंने भी पूछा किसी को, ये 3 साल से इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है। अब कोई अपने आप को कानून से ऊपर मानेगा तो कोई नहीं है कानून के ऊपर, सबने कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। पर आपको ऐसा लगता है कि एक नैरेटिव वॉर है और ये एक लड़ाई चल रही है जिसमें एक तरफ मान लीजिए बीबीसी भी हो सकता है, पश्चिमी मीडिया हो सकता है, जिनको आप अर्बन नक्सल कह सकते हैं, लिबरल्स हो सकते हैं, वो आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए अर्थव्यवस्था है, G20 है, उनको ना G20 अच्छा लगता है, ना आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट उनको अच्छी लगती है, ना विश्व में आपका जो मान सम्मान हो रहा है वो उनको अच्छा लगता है। एक नैरेटिव ये बनता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था डूब रही है। देखिए, मैं नहीं मानता देश में कोई भी अर्थशास्त्री ऐसा कहता होगा कि विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था एक मार्क भी नीचे है, कोई नहीं कहता है। अब किसी का चश्मा ही अगर पीला है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और नैरेटिव उनके करने से सेट नहीं होता। ये तो 2002 से मोदी जी के पीछे पड़े हैं, 2000 की साल से इनका नैरेटिव चलता। तो ना मोदी जी मुख्यमंत्री के नाते 3 बार 4 बार चुनकर आते, ना 2 बार प्रधानमंत्री के नाते चुनकर आते। नैरेटिव देश की जनता तय करती है। डेमोक्रेसी में जनता सब चीजों को देखती है, इवेल्युएट भी करती है और उसको जवाब भी मतदान के अंदर देती है। मैं जब आपके इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो मैंने एआई की थोड़ी मदद ली और मैंने सोचा कि मैं एआई से भी कुछ सुझाव लेता हूँ। तो मैंने उसमें एक टॉपिक भरा, इंडियाज़ मोमेंट, ये भारत का पल है, इस पर कुछ लिख कर दें। तो एआई ने शुरू में तो अच्छी चीज़ें लिख के दी कि ठीक है भारत बहुत अच्छा कर रहा है, और आखिर में उसने लिखा कि भारत में बहुत डिविसिव पॉलिटिक्स हो रही है, भारत में सिविल सोसाइटी में बहुत डिवीज़न हो रहा है, भारत में ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले ये पश्चिमी मीडिया में आया, फिर इंटरनेट में आया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एम्बेडेड हो गया है। तो ये एक अलग तरह का एक वॉर, एक अलग लेवल पे चला गया है और इसके लिए आपको लगता है और अभी समय लगेगा इससे निपटने के लिए, या आपने क्या सोचा है, कैसे इससे आप? देखिए, हमने तो, हमारा रणनीति स्पष्ट है। हम सच्चे मन से देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम सच्चे मन से देश के गरीब के लिए काम कर रहे हैं और हम सच्चे मन से भारत को महान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नैरेटिव बिल्टअप करना आप लोगों का काम है और वो नैरेटिव सच्चा है या झूठा है वो तय करना जनता का काम है। दोनों लोग अपना अपना काम करते रहिए। हमें जितनी भी शक्ति ईश्वर ने दी है वो भारत को महान बनाने के लिए लगा रहे हैं। अमित जी, इंटरनल सिक्योरिटी में आप अपने सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? एक पाकिस्तान का फ्रंट है, एक चीन का फ्रंट है, एक 2.5 फ्रंट, हम अपने देश का भी फ्रंट की बात करते हैं, और अभी अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती हैं, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था सिप्री की जो ये कहती है कि हमारे सारे जो पड़ोसी देश हैं सब के सब चीन से हथियार खरीद रहे हैं। पाकिस्तान 77% खरीद रहा है, बांग्लादेश 74% खरीद रहा है, श्रीलंका भी खरीद रहा है। तो हम चारों तरफ से मेड इन चाइना हथियारों से घिरे हुए हैं। और ऐसे में क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है, आप
इन बातों को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से आपको बताना चाहता हूं कि आज भारत आज़ादी के बाद इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले में आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो आज है, क्योंकि हमारी नीतियां स्पष्ट है। दुनिया में कोई भी भारत की सीमा और सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले हमारी कोई रक्षा नीति ही नहीं थी। रक्षा नीति विदेश नीति का एक छोटा सा चैप्टर बनकर रह गई थी। आज हमारी दोनों पॉलिसी स्पष्ट है। हम पूरी दुनिया से दोस्ती चाहते हैं, किसी से झगड़ा नहीं चाहते हैं, परंतु हमारी सीमाओं के अंदर किसी का दखल सहन नहीं करेंगे। पहले आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ होती थी, अनेक सारी घटनाएं होती थी। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की सीमाओं के अंदर किसी भी प्रकार की छेड़खानी कर सके। और ये दो घटनाओं के बाद पूरी दुनिया में संदेश गया है कि अमेरिका और इजराइल के बाद एक तीसरा देश भारत ऐसा है जिसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। G20 अब हमारे देश में होने जा रहा है और हम सुपर पावर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो सुपर पावर बने जितनी भी देश, सुपर पावर शब्द ठीक नहीं है, ना हम एक कंसेप्ट में विचार करते हैं। हम हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं और हम मानते हैं कि समाज जीवन के हर क्षेत्र में भारत विश्व में सबसे आगे हो। भारत कभी भी सुपर पावर बनने की ना सोच सकता है, ना सोचना चाहिए। ना ये हमारे देश का कल्चर है, ना हमारे देश का लक्ष्य हो सकता है। लेकिन दोस्ती के आधार पर भी, मैत्री के आधार पर भी आप मजबूत हो सकते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट है? जी जरूर। G20 से हमारे देश के लोगों को कितना फायदा होगा, ये हमारे देश के लोग पूछते रहते हैं बार बार। देखिए, हमारे देश में ढेर सारा परिवर्तन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सुविधाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। स्टार्टअप, आज दुनिया अचंभित होकर भारत के स्टार्टअप को देख रही है। R&D में हमारे यहाँ आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। हर क्षेत्र की पॉलिसियाँ हमने नई बनाई, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे खदानों का कॉमर्शियल उपयोग हो, हर क्षेत्र की। PLI के कारण बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और हम सब लोग मान रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये सब लोग मान रहे हैं। G20 एक ऐसा मौका है कि भारत में जो परिवर्तन हुआ है ये पूरी दुनिया देखे। और पहली G20 की मीटिंग बहुत बड़े समय के बाद, शायद कभी नहीं हुई ऐसी है, जिसमें G20 की सीरीज ऑफ मीटिंग 59 शहरों में हो रही, 59 सिटीज में हो रही। एक भी राज्य, एक भी संघ शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जहां G20 की कोई ना कोई मीटिंग नहीं होगी। तो दुनिया से 1 लाख से ज्यादा लोग जो आएंगे वो हर राज्य में जाएंगे। हमारी संस्कृति की जो विविधता है, हमारी खान पान की विविधता है, हमारी जो अतिथि देवो भव का कंसेप्ट है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट है, इसको ये फील कर जाएंगे और भारत की संस्कृति, नए भारत की कल्पना और भारत के अचीवमेंट तीनों को लेकर वो जाएंगे। मैं मानता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है और मोदी जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर भारत का दुनिया को परिचय कराने का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और जो लोग यहाँ आएंगे और यहाँ से जाएंगे वो सारे लोग भारत की सुगंध लेकर जाएंगे। मैं वापस 2024 पर आता हूँ। आप 2024 के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए अपना सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब कांग्रेस से मुक्त आप कर पाए भारत को या नहीं कर पाए, या फिर क्षेत्रीय दलों को आप अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, अभी तो जो चित्र देख रहा है, हर राज्य में हमारी स्पर्धा किसी न किसी
अलग अलग दल से होगी, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है। मगर स्पर्धा तो है ही, लोकतंत्र में सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, अपनी अपनी बात को, अपने अपने विचारों को, अपने अपने बैकग्राउंड के साथ रखते हैं और जनता फैसला करती है। पर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो आप कांग्रेस से जब लड़ते हैं तो आसानी से जीतते हैं, लेकिन जब क्षेत्रीय दल से आप लड़ते हैं तब थोड़ी परेशानी होती है। ऐसा नहीं है, यूपी में हम 4 चुनाव सपा बसपा से लड़कर जीते। ये उत्तर भारत, आरजेडी को कई बार हमने बिहार में हराया है, कई बार हराया है। नॉर्थ ईस्ट में हम क्षेत्रीय दलों से ही लड़कर जीते हैं। अभी हम रामचरण के साथ बैठे हुए थे, आपने भी देखा, और जब ये ऑस्कर अवार्ड मिले भारत को तो इसमें भी नॉर्थ साउथ डिवाइड करने की कोशिश हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा, खड़गे जी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि ये साउथ इंडिया ने जो है ये 2 ऑस्कर अवार्ड भारत को दिलवाए हैं। तो ये एक लगातार एक कोशिश है नॉर्थ और साउथ डिवाइड की। आपको लगता है? भारत को ऑस्कर जो भी दिलाता है इसका गौरव होना चाहिए, जो भी दिलाए, कोई भी भारतीय दिलाए, इसका हमें गौरव होना चाहिए और हमें गौरव है। परंतु ये नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड देख रहे हैं ना, वो डिवाइड नॉर्थ साउथ का नहीं है। मैं भी फिल्में बड़े शौक से देखता हूँ, कुछ फिल्में भी अभी अभी साउथ की बहुत चल गई, मैंने भी इसको ध्यान से एनालिसिस किया है। जिन फिल्मों में भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीयता थी, वो फिल्मों को ज्यादा स्वीकृति मिली है। भारत बदल रहा है सुधीर जी। बिल्कुल। और अगर आप ये आरआरआर की भी बात करें तो यहाँ पर भी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड, जब फिल्मों की बात हो ही रही है, दक्षिण भारत की फिल्में हमारी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं, देखते हैं हम। कोई भी बढ़ा सकता है भाई, इसको आप दक्षिण उत्तर न करिए, जो बढ़ाता है उसको जनता पसंद करती है। लेकिन बॉलीवुड इसमें आपको लगता है थोड़ा पीछे है? ना जी, मैं ऐसी कोई टिप्पणी करने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं इतना कहना आया हूँ कि जनता का टेस्ट बदल रहा है और टेस्ट को सफलता के लिए सबने मैच करना चाहिए। आप फिल्में देखते हैं? और हाउ ऑफन यू वॉच फिल्म्स? नहीं, मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ फिल्में देखता हूँ। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपकी जो छवि है वो बहुत ही सख्त प्रशासक की छवि है कि ऐसा लचर प्रशासक होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि भाई बहुत गुस्से वाले होंगे और हर समय क्रोध में रहते होंगे, बुरा मान जाते होंगे, और एक सॉफ्ट साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी वो बहुत लोगों के सामने अभी तक नहीं आया है। नहीं, ऐसा नहीं है, काफी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कर कर आप सॉफ्ट पर्सनालिटी का इस प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास मत करिए। मैं जैसा हूं, जनता मुझे अच्छे से जानती है। मेरे सार्वजनिक जीवन में विधायक और सांसद के नाते 30 साल पूरा होना आ गया, तो बहुत लंबा समय है। बार बार जनता मुझे अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो जानती ही होगी। आप अमित जी खुद एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। आपको पॉलिटिक्स का शौक था, आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? देखिए, ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हो कि आप पॉलिटिक्स को सत्ता के साथ जोड़कर देख रहे हो। मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के लिए देश का वातावरण ऐसा है कि मेरी बात काफी लोग साहजिकता से नहीं लेंगे, सरलता से नहीं लेंगे। इसको बोलने की खातिर बोला गया वाक्य भी मानेंगे, मगर मैं दृढ़ता से बोलना चाहता हूं, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है जो भारत के लिए पॉलिटिक्स में है, और मैं भी उसमें से एक कार्यकर्ता हूं। मोदी जी के लिए जो लगातार बातें होती हैं, इस बार बात कही जा रही है कि कब्र खोद देंगे, पहले मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, वगैरह वगैरह, ये सब होता है। इस बार फिर से चुनाव से पहले इस तरह की बातें हो रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब खड़गे साहब कहते हैं कि ये 10 सिर वाला रावण है, और फिर वही आपको पार्लियामेंट में भी मिलते हैं और फिर आपके साथ बैठ के, प्रधानमंत्री के साथ बैठ के बाजरे की खिचड़ी भी खाते हैं, तो जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो क्या ये पर्सनल रिलेशनशिप को भी खराब करता है, या कभी आप इस बारे में बुरा नहीं मानते? नहीं भाई, सब अपने अपने विचारों के अनुसार बोलते हैं, मगर परंतु जो इस प्रकार के उद्गार करते हैं, मैं इसका एक अलग एनालिसिस किया है। सोनिया गांधी जी से लेकर एक कब्र खुदने वाला या मोदी तुम मर जाओ वाला जो नारे लगाए हैं आप पार्टी के लोगों ने, इस सारे नारों के बाद मोदी जी ज्यादा मजबूत होकर बाहर आए हैं।
क्योंकि किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे महत्वपूर्ण, जनता का ही अभिप्राय होता है। हाउ इज़ योर इक्वेशन विद गांधी फैमिली? जब आप कभी पार्लियामेंट में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या किसी सार्वजनिक मंच पर कभी मिलते हैं, तो आपका रिलेशनशिप कैसा है? नहीं भाई, मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा? जैसा सामने वाले का मेरे साथ होगा, ऐसा मेरा उनके साथ होगा। तो उल्टा कर देते हो, उनका कैसा है? देखिए, मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंध किसी गांधी परिवार के सदस्य से नहीं है। राजनीति में जो औपचारिक संबंध होते हैं वो है, वो एक और पार्टी के नेता है, मैं मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो दोनों अपनी अपनी पार्टी का काम करते हैं। अमित जी, पिछली बार 303 सीटें मिली थी, इस बार आपका आकलन अपना क्या है? और अगर 303 भी आपको लेनी भी हैं तो इस बार आपको शायद साउथ, दक्षिण भारत से और ज़्यादा सीटें लेनी पड़ेंगी। आपने कुछ, आप आर्किटेक्ट हैं, ब्लूप्रिंट आपने बनाया होगा, कुछ शेयर कर सकते हैं? मैं इतना कह सकता हूँ, एरिया आप छोड़ दीजिए हम लोगों पर, परंतु इतना निश्चित कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों की सीटों में बढ़ोतरी होगी, कमी कहीं पर भी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि 303 से भी ऊपर जाएंगे? जी। कश्मीर में इस साल आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले आप कश्मीर में चुनाव करा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में? सुधीर जी, साच अर्थ में चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है, तो आपने गलत जगह पे सवाल पूछ लिया है। नहीं, पर आपका अपना भी तो एक आंकलन होगा कि क्या चुनाव जम्मू आयोग कश्मीर, जब भी कहेगा, जब भी उनकी तैयारी पूरी होगी, वो चुनाव हो जाएगा। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके हाथ में है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। देखिए, चुनाव आयोग जब उनकी तैयारी पूरी होगी तब गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगेगा, हम तुरंत ही रिपोर्ट भेज देंगे। और ये रिपोर्ट जनरेट नहीं हो सकती है, क्योंकि अब सारे पुलिस स्टेशन ऑनलाइन है, सारे आंकड़े ऑनलाइन है, एनसीआरबी में हर पल के हिसाब से सारी एफआईआर दर्ज हो जाती, मतलब काउंट हो जाती है। तो आंकड़े तो कोई जनरेट कर नहीं सकता। जब भी वो रिपोर्ट मांगेंगे हम रिपोर्ट दे देंगे। हमारा समय अब समाप्त हो रहा है, तो लास्ट में एक दो सवाल आपसे और करता हूं। कैबिनेट रीशफल की बड़ी चर्चा हो रही थी अभी हाल ही में कि आप चुनाव से पहले एक बार कुछ फेरबदल करेंगे। कहाँ चल रही है रीसफलिंग? मोदी जी ने करना है, आप लोग क्यों चर्चा कर रहे हो? जब भी वो करना चाहेंगे हो जाएगा। संविधान ने मोदी जी को जिम्मेदारी दी है कैबिनेट रीसफलिंग की, तो सबने एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना चाहिए। नहीं, हम लोगों को बहुत टेंशन हो रही है इस बात की। अमित जी, मैंने एक चीज़ और भी नोट की अभी आपके साथ बैठ के कि आपने कम से कम 20 किलो वजन ज़रूर लूज़ किया होगा, एंड यू आर लुकिंग वेरी फिट टुडे, और टच वुड, ये अच्छी बात है। तो कोई किसी खास तरह का फिटनेस रिजीम आपने अभी फॉलो किया है? भाई, ऐसा है कि मैंने जो फॉलो किया है दूसरे को बीमार कर देगा। सबने अपने अपने डॉक्टर को पूछकर डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, मगर सबने फिट होना चाहिए। बट आपने क्या किया, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, खाने पीने पर भी कंट्रोल किया है, योगा करता हूँ, आसन भी करता हूँ। अगर मैं आपके अपने परिवार की बात करूं, तो जब हम जैसे भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे, आपकी जो पोती है, आप देखिए आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाता है जब आप उनकी बात करते हैं। तो आपने उनको वैदिक स्टडीज़ भी आप पढ़ा रहे हैं, संस्कृत में भी आप पढ़ा रहे हैं, और भारतीय संस्कृति की पूरी जानकारी भी आप उस बच्चे को दे रहे हैं। जी, वो पढ़ रही है। इसके पीछे क्या सोच है आपकी, और आप चाहते हैं कि क्या आपका जो एजुकेशन सिस्टम है? सबने पढ़ना चाहिए, सबने जानना चाहिए। हर क्षेत्र में पढ़ाई से तो फायदा ही होता है। मैं मानता हूँ कि हमारे पुराने ग्रंथों में बहुत जीवन के बहुत सारे रहस्य भी छिपे हैं, और देश की जानकारी भी छिपी है। देश के कल्चर को समझने लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो बच्ची पढ़ रही है, अच्छे से पढ़ रही है। आपके समय में, ये 8-9 साल में, जुडिशियल ओवररीच के भी कई मामले सामने आए हैं। जैसे मान लीजिए अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब इसमें चीफ जस्टिस भी उस पैनल में रहेंगे। आप इस तरह की चीज़ों का स्वागत करते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि संविधान ने सबकी मर्यादाएं करी है। मेरी भी मर्यादा है, मैं अदालत पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु सब ने अपने अपने दायरे में रहकर करना चाहिए। ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें अदालत के किसी फैसले पर मैं टिप्पणी कर दूं।
परंतु मैं इतना सुनिश्चित मानता हूं कि संविधान ने जो 3 व्यवस्थाएं करी है, तीनों व्यवस्था ने एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। जी, पर ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि हम लॉ मिनिस्टर के भी बयान देखते हैं, हम कई बार ये चीज़ देखते हैं कि जहां ओवरलैपिंग हो रही है। वो कंसर्न मंत्रालय के मंत्री है, वो बोल सकते हैं। मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा अदालत पर। जी, पर क्या आप इसको चैलेंज करना चाहेंगे? क्या आप देखिए, इसमें आप कोई बदलाव सफल नहीं चाहेंगे? होंगे सुधीर जी। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। तो अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा टाइम अप हो गया है और ब्लूप्रिंट आपने ऐसा कोई ख़ास आज बताया नहीं, पर इंतज़ार रहेगा कि आप देश के सामने ब्लूप्रिंट कभी प्रस्तुत करेंगे। और इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो लोग जानना चाहते थे, मैंने कोशिश की कि मैं आपसे पूछूं और आपका पक्ष जो है उन महत्वपूर्ण सवालों पर जो पहले नहीं आया था वो आपका आ सके। एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस इंटरव्यू। जी, धन्यवाद।